और गजा में इस वक्त चल रहे हैं, क्या वो महायुद्ध की तरफ इशारा करते हैं? बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल ने रफा पर ताबड़तोड़ हमला किया है। रात भर रफा पर इजराइल के गोले बम बरसते रहे। विमानों, ड्रोन और टैंकों से जमकर गोलीबारी की गई। जी हां, इजराइल ने रफा पर हमला किया। रात भर गोले बरसते रहे हैं। विमानों, ड्रोन और टैंकों से जमकर गोलाबारी हुई है। शबौरा और तेल अल सुल्तान में यह बमबारी हुई। इजराइल ने रफा पर ताबड़तोड़ हमला किया। क्या इसके पीछे वजह है? हमास के उस टनल के पूरे जाल को ध्वस्त करने का इजराइल का आखिरी प्रहार माना जाए, या फिर यह माना जाए कि इजराइल को इस बात का पूरा अंदेशा है कि इस तरह के कैंप्स के आसपास हमास के आतंकवादियों ने किडनैप इजरायली लोगों को रखा हुआ है, या फिर वहां हमास के आतंकवादी मौजूद हैं। कोई भी वजह हो, लेकिन इजराइल हमला कर रहा है। इस वक्त तेल अल सुल्तान पर हमला किया गया है। रात भर बम बरसते रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो हालत यहां पर है, जिस तरीके से लोगों की हालत है, इलाके में बम गिर रहे हैं। और दूसरा जानकारी आप समझ ही रहे होंगे, पूरी रात इजराइल ने इस इलाके को दहला के रखा है। अब इसका असर कहां तक होगा, असर कितनी दूर तक होगा, क्योंकि 9 महीने का वक्त होने जा रहा है। यह जंग लगातार जारी है, बिना रुके इजराइल खत्म करने पर आमादा है हमास को। तबाही का मंजर भी आपको दिखा देते हैं, किस तरीके की तबाही का मंजर। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अक्टूबर से अब तक, 7 अक्टूबर को हमला हुआ था हमास का। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं ज्यादातर इसमें शामिल हैं। 70% महिलाएं, बच्चे कहे जा रहे हैं इसमें, क्योंकि हमास ने रेजिडेंशियल इलाकों से ही हमला किया है। हमास ने अपनी पूरे आतंकवादियों को उन इलाकों में रखा है, जैसा इजराइल का कहना है। गाजा के बहुत से नागरिक, गाजा में 85.8% स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। करीबी बढ़कर 60% से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि हर कहीं मलबा है। 23 लाख में से आधे से ज्यादा नागरिक अपना घर छोड़कर दक्षिण की तरफ जा चुके हैं। गाजा में मृतकों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई है। 80,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी और उसके साथ ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हालात इस कदर हो जाएं कि लोगों को खाने तक के लिए मैसर ना हो, केवल मौत गोले बारूद में बरसती हुई दिखाई पड़ती रहे। हालात जो आप देख पा रहे हैं, इन ग्राफिक्स के जरिए, इन जानकारी के जरिए आप समझ सकते हैं। गेस्ट मेरे साथ जुड़ गए, मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपका बहुत स्वागत है। मेजर मोहम्मद शाह, आपका भी बहुत स्वागत है। विंग कमांडर बख्शी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, जो अब हालात हैं, 7 अक्टूबर के बाद एक लंबा वक्फा, एक लंबा दौर बीत चुका है, लेकिन हमास को खत्म करने की इजराइल की कसम अभी पूरी नहीं हुई है, और हमास का भी पलटवार अभी रुका नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कि ये जंग वो बेस, वो आधार तैयार कर रही है जिसे हम आलमी जंग या विश्व युद्ध कह सकते हैं? थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जंग का जो डिग्री ऑफ जंग है, जिसको कहते हैं जंग की जो गहराई है, वो काफी ज्यादा हो रही है, इसमें दो राय नहीं है। मैं उसको फिर भी वर्ल्ड वॉर नहीं कहूंगा, पर एक बहुत ही वेरी सीरियस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, और जिससे कि पूरी दुनिया के इकोनॉमी के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन इस एरिया से जो हो रही है उसमें होगी। पर सबसे ज्यादा जो है डिप्लोमेटिक टैंगल्स बनते जा रहे हैं। इस समय अमेरिका अब इजराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। दिखावा ये है कि मैं इजराइल को पूरा रसद ना दूं, उसको रोक दूं, और उसको, पर वो अमेरिका क्या पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी समय बताएगा। पर इसमें ये भी है, अभी तो हमास इन्वॉल्व है इस समय, रफा में जो भयंकर युद्ध चल रहा है, पर हिजबुल्लाह का भी इसमें अब योगदान आना शुरू हो गया है, यह भी खबर आई है। और लेबनान का क्या स्टेटस है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद में इन सबको जो सप्लाई करने वाले हैं चाइना और ईरान, चाइना ईरान के थ्रू, और हुतीज जो ऑन द स्पॉट है, क्या उनका क्या योगदान होगा, क्या हो रहा है, अभी उसकी रिपोर्टें आनी शुरू होंगी। और ये असर करेगा कि इस जंग को क्या खत्म किया जाए या
ना खत्म हो, ये अब पता चलना शुरू हो जाएगा। पर एक बात तो आप सही माने, जो शुरू हुआ था ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई जैसे कमी नहीं आई है। हाँ, अब इस समय जब तक अमेरिका और बाकी कंट्रीज डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो तो ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए तो हिजबुल्ला और बहुतीज और बाकी जो फोर्सेस हैं वो सारे इन्वॉल्व अगेन शुरू हो जाएंगे। और आपको पहले पहले इजराइल के साथ में सिंपैथी ज्यादा थी कंट्रीज की, क्या वो सिंपैथी अभी भी रहेगी? क्या जॉर्डान फिर खड़ा होगा इजराइल के ऊपर हमला रोकने के लिए? क्या सऊदी अरेबिया फिर खड़ा होगा इजराइल पे हमला रोकने के लिए? क्योंकि उनको भी बड़ा प्रेशर आ रहा है इस्लामिक कम्युनिटी से, तो उनको भी ये भी देखना पड़ेगा। तो इस समय इजराइल की पोजीशन उनके पॉलिटिकल फ्यूचर पे डिपेंड करती है। नेतन्याहू को बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट से। एट होम लोग कह रहे हैं कि तुम अपनी पोजीशन बचाने के लिए लड़ाई जारी रख रहे हो, तो उसकी ऑपोजिशन कह रही है। इससे फायदा हो रहा है हमास को और हिजबुल्लाह को और पैलेस्टीनियंस को। तो ये जो चीज हो रही है, इजराइल के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, आप देखते हैं। और वो एक तरह की तरफ लड़ाई है, टैंक्स कहाँ हैं हिजबुल्लाह के पास, एयरक्राफ्ट किधर है हमास के पास, कुछ नहीं है। ये सिर्फ आर्टिलरी, ड्रोन्स, ये सारा जो है एक तरफ है। दूसरी तरफ रॉकेट्स एंड मिसाइल जो है, जो उनको सप्लाई की गई हैं, वो कब तक चलती हैं, कब खत्म हो जाए। इसीलिए इजराइल जो अपना है भयंकर अटैक कर रहा है, ताकि उनके ऑर्डिनेंस डेपोज और उनके एम्युनिशन डेपोज को एक बार नष्ट कर दे। वो इस समय ये जो भीषणता है युद्ध की, वो इस कारण है। यानी इजराइल पूरी तरीके से तय कर देना चाहता है कि हमास की कमर तोड़ दी गई। हमास और फतेह में यही फर्क फिलहाल इजराइल और यूएस की तरफ से सामने रखा जा रहा है कि अगर यहां फतेह होता तो बात कुछ और होती, हमास है इसलिए बात कुछ और है। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा, उसके बाद मेजर मोहम्मद शाह आपकी तरफ आता हूं। गाजा पर आधी रात को इजराइल ने कहर बरपाया। इजरायली हमलों में बच्चों समेत 17 लोगों की मौत की खबर है। शरणार्थी कैंपों में बमबारी की गई। गाजा पर आधी रात को ये सब कुछ हुआ, बच्चों समेत 17 लोगों की यहां पर मौत हो गई। शरणार्थी कैंपों पर बमबारी से अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि बमबारी की यहां पर है। दूसरा, हमास को नेस्तनाबूद करके रहेंगे, इजराइल ने यह बात एक बार फिर दोहराई है। गजा पर आधी रात को इजराइल ने हमला किया है। गजा के किसी खास एरिया में किया है, जो कि हम बात कर रहे हैं, रफा को टारगेट कर रहा है, तेल अल सुल्तान को टारगेट किया गया। लेकिन इन सब में हमास के बारे में इजराइल का कहना है कि हमास ने इन कैंप्स के आसपास अब अपने टेररिस्ट को शरण दे रखी है। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, इजराइल ने एक बात साफ कह दी है कि रफा के आसपास रेजिडेंशियल इलाकों में मौजूदगी है इन सभी हमास के टेररिस्ट की। इजराइल ये भी कह रहा है कि किडनैपर्स की बात की जाए, वो 100 के करीब किडनैपर्स जो अभी भी कब्जे में हैं, हम इस चीज को डाइल्यूट कर देंगे। लेकिन हमास झुकने को तैयार नहीं है। शायद हमास किडनैपर्स के नाम पर एक अपनी शील्ड बना के रखे हुए है। अगर ये चीज ऐसे ही रही तो ये वॉर खत्म होता नहीं लग रहा। शायद यूक्रेन युद्ध रूस की तरह आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है और यही बात समझने की दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, हमास की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। जो होस्टेजेस, जो बंदी हमास ने बना के रखे हुए हैं, वो उनको छोड़ने चाहिए। सबसे पहले तो उनको ये लग रहा है कि वो छोड़ देंगे तो उनके पास कुछ नेगोशिएट करने के लिए रहेगा नहीं। और अगर आप कह रहे हैं छोड़ देंगे तो इंटरनेशनली प्रेशर फिर इजराइल पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, जी हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पे बिल्कुल पड़ेगा। और अगर वो बंधक छोड़ दें, एक चांस लेके देखते हैं। वो अगर चांस लीजिए, जिंदगी में चांस लेने पड़ेंगे, तो उनको वो बंधक सबसे पहले तो छोड़ देने चाहिए। जब वो छोड़ देंगे, हो सकता है, गारंटी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, मगर हो सकता है इससे इजराइल पे या तो प्रेशर पड़े या अंदर से ही उनकी आवाज आए। हो सकता है ये जंग इस तरीके से रुक सकती है। अगर जब तक हमास बंधक रखेगा, कोई इसका हल नहीं है। प्रेसिडेंट नेतन्याहू वहां से, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वहां से अपना गोलीबारी करते रहेंगे बिल्कुल, और वहां से बमबारी करते रहेंगे। रफा बॉर्डर पे अमेरिका ने भी मना किया था इनको, यूएन ने मना किया था कि भाई रफा बॉर्डर पे, रफा पे हमले मत करना।
लेकिन फिर भी ये जग गए और रात भर बमबारी हुई है, रात भर। तो वहां के लोग बिलबिलाते हुए, तड़पते हुए, कैसे खून से लिथड़े हुए, खाक में मिलाए हुए, तो कैसे निकले वहां से, वो बहुत ही मुश्किल है। तो वहां पे आगे खाई पीछे कुआ, यहाँ पे दोनों तरफ से है। हमास की वजह से मासूम वहां पे जो मर रहे हैं, जिसको हम इजराइल का करार दे रही है दुनिया, बिल्कुल इजराइल तो कर ही रही है, लेकिन दो तरफ से इजराइल भी कर रही है गलत काम, और हमास ने तो किया ही क्या गलत काम। तो इसमें खामियाजा कौन भुगत रहा है? मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस, मजलूम, मजबूर, लाचार लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और यही चीज हमास जो है, जो जो एड आता है, ये हमास लूट लिया था एड, जो फिलिस्तीनियों के लिए एड आ रहा है। अब इसलिए फिर इजरायली लोग इसको मना कर रहे हैं। इजराइल का एक कंजर्वेटिव ग्रुप है, एक जिनके ऊपर एक एक्शन का भी हुआ है। अब वो जाहिर सी बात, जितने भी ट्रक हैं इनको उनको पहुंच नहीं दे रहा रफा बॉर्डर तक या अंदर गाजा पट्टी के अंदर, क्योंकि इसमें क्या है, जो उग्रवादी जो हैं, जो हमास, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लूट लिया रहा है। तो ये बात मेज पर बैठ के कब डिस्कस होगी? ये होगी ही नहीं ऐसे। तो रूस और यूक्रेन का जंग कितना टाइम हो गया? 2.5 साल हो गए तकरीबन। हम चले जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये भी ऐसे ही लंबा खिंचने वाला है। फिर ऑलरेडी ये 100 साल से लंबा ये जो खुजा हुआ है, बीच में सीज फायर हुए, टेम्परेरी सीज फायर हुए। अगर ये रुकता भी है तो बदकिस्मती से मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि ये एक टेम्परेरी सीज फायर होगा, और जो जहर अंदर पहुंच जा चुका है दोनों तरफ से, फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ से, वो बहुत लंबे वक्त, 3 जनरेशन तो लगते हैं। आप देखिए, आज तक भी 1947 हिंदुस्तान को ही देख लीजिए आप, पार्टीशन के जख्म अभी तक गहरे थे, जख्म भरे नहीं है उसके। सही कह रहे हैं आप। हाँ, 3 पीढ़ियां लगती हैं वो जख्म भरने में। बिल्कुल यहाँ पे तो बहुत बुरी तरह के तबातोड़ हमले हुए हैं। चलिए मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। आपने बहुत बहुत बात कही ऐसी जो कि दिलों तक चुभेगी, कि जख्म बहुत पुराने हैं और वो अगर भरे ना जाएं तो घाव ताज़ा रह जाते हैं, और शायद यहाँ भी ताज़ा रह जाए। लेकिन इजरायली सेना ने रफा में अंदर तक पेनिट्रेट कर दिया है, अंदर तक घुसी है। घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं फिलिस्तीनी। इजरायली टैंक युद्धक विमानों के साथ घुसी है। इजरायली IDF यानी टैंक्स भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, एयरफोर्स भी वहां पर सपोर्ट कर रही है। फिलिस्तीनी वहां पर आगे की तरफ, मिस्र के बॉर्डर की तरफ और ज्यादा भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर शाह सही बात कह रहे थे कि इस सारी लड़ाई में याह्या सिनवार को किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईरान को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिजबुल्लाह को, हूती को, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी, वो सबसे ज्यादा दंश झेल रहे हैं। विमान ड्रोनों के साथ IDF घुसी है, क्योंकि 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस अभी भी याह्या सिनवार के कब्जे में है। महायुद्ध की आशंका हम क्यों कह रहे थे? रूस, चीन, हिजबुल्लाह, ईरान और हूती, ये कहीं बहुत अब इस वॉर में एक साइड लेते हुए चले जाए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें रूस, चीन एक साथ हैं, हिजबुल्लाह, ईरान, हूती एक साथ हैं। और बिकॉज ये सारी सिचुएशंस कहीं बहुत इजराइल के खिलाफ जाती है, इजराइल और US के संबंधों के चलते, तो ये एक धड़ा तैयार होता है, बाकी दूसरी तरफ तैयार हो जाते हैं। इसीलिए महायुद्ध की आशंका समझ में आ रही है। क्यों बाइडेन एक तरफ है, क्यों बाकी लोग एक तरफ हो जा रहे हैं। खैर, मैं रुक कर रहा हूं। यहाँ पर मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त है। लेकिन विंग कमांडर बख्शी, याह्या सिनवार अगर ये तय कर लेता है कि उसे 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस सौंपने नहीं है, आप उम्मीद करते हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारी सारी ग्रुपिंग हो रही है, कंट्रीज और ये हिजबुल्लाह, हूती एक साथ मिल रहे हैं, ये वॉर किसी हालत में खत्म नहीं होगा और डेडली हो जाएगा, और इसके रिपरकशंस फिर मिस्र को भी झेलने होंगे? आप जो राजीव ठीक कह रहे हैं, ये जो है हम सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने हॉस्टेज छोड़ दिए तो फिर से फूल उगने लग जाएंगे और शांति हो जाएगी। ये भूल जाइए, 1948 से चल रही है जंग, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये पुरानी यादें हैं और एक के बाद एक गुजरती जाती हैं। ये कब हुई, कब खत्म है? ये कभी खत्म नहीं हुई है। ये तो जब से ये 2 रिलीजन आपस में आए हैं तब से ये लड़ रहे हैं। चाहे बेशक उनको, इजराइलियों को निकाल दिया गया हो, ये वापस भी आ गए, फिर भी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, और इसका फायदा उठाने वाले
जो कंट्रीज हैं जो अपना सौदा कर रहे हैं वो करते रहेंगे। विंग कमांडर बख्शी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक चीज मैं और मेरे दर्शक आपके जरिए समझना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि मेजर शाह भी इस पर प्रकाश डाले। अब्राहम अकॉर्ड नाम की एक चीज हुई थी यहां पर शांति लाने के लिए। वो अब्राहम अकॉर्ड किसने ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्या इंटेंशनली उसे खत्म कर दिया गया इससे पहले की चीजें बैक ऑन ट्रैक आती? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड को खत्म करने वाले वेस्टर्न पावर्स थी। वो नहीं चाहते थे कि अकॉर्ड रहे। अगर वो ये अकॉर्ड आ जाता और अगर अकॉर्ड सफल हो जाएगा तो ये तो लड़ाई रोकने के कई तरीके हैं, पर कौन चाहता है लड़ाई रोकना? देखिए आप अकॉर्ड एक तरफ बनाइए और दूसरी तरफ आप लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहे हैं तो साफ लड़ाई होके रहेगी, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंस इतना ज्यादा है। और अभी तो आप देखिए इस अकॉर्ड का जो मेंटल इफेक्ट था वो इजिप्ट पे भी था, जॉर्डन पे भी था। उन्होंने सबने इसको स्टडी किया था कि अब वो चाहते थे कि फैलसूफी हो। अब देखिए इजिप्ट बाध्य हो रहा है, अब नहीं रुक सकता इजिप्ट भी। वो भी सोच रहा है कि मैं करूं क्या, क्योंकि अगर ज्यादा पैलेस्टीनियंस अगर घुसने लगे और वो और साउथ में जाने लगे, इजिप्ट के अंदर घुसाएंगे, उधर लेबनान कैसे रुकेगा? ये कंट्रीज नहीं रुकेंगी। मैं आपको बता दूं, अनटिल एंड अनलेस अमेरिका, चाइना और रशिया ये और ईरान ये अगर लाइन पे नहीं आते ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये लड़ाई नहीं रुकेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। सर आपसे एक और सवाल है मेरे दिल में, मैं बहुत सारे सवालों की जगह बनाकर बैठा हुआ हूं। 24 साल के बाद उत्तर कोरिया पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। युद्ध के बीच पुतिन का उत्तर कोरिया का ये ऐतिहासिक दौरा इस वक्त हुआ है। सभी समीकरणों को समझिए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। युद्ध के बीच पुतिन पहुंचे उत्तर कोरिया, यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और उत्तर कोरिया और रूस के बीच में डील हुई है। किसी ने भी हमला किया तो मिलकर जवाब देंगे, अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पुतिन ने किम जोंग को एक लग्जरी कार्ड भी गिफ्ट की है। खैर, बड़े जब देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी बात होती है, वो डील क्या होती है। देखिए वजह नंबर 2, किम पुतिन के पास 4,500 परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को फिर चेतावनी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने, किम के पास कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सारे बैन के बावजूद जिनका टेस्ट करता रहता है। समंदर में नॉर्थ कोरिया की ड्रिल लगातार चल रही है। साउथ कोरिया में यूएस मौजूद है और नॉर्थ कोरिया चैलेंज करता है। और पुतिन और किम जोंग उन के बीच में ये एक बड़ी डील हुई है। और डील का सबसे बड़ा जो एक वो कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, जिसे कि अगर हम पर हमला होता है तो हम मिलजुल कर जवाब देंगे। 2 मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं और मेरे साथ मेजर शाह भी बने हुए हैं। मेजर शाह, अब्राहम अकॉर्ड क्यों फेल किया जा रहा है, इस पर आपकी राय चाहिए। क्या यह जानबूझकर फेल किया गया? और दूसरा, रूस और नॉर्थ कोरिया की ये डील कि अगर हमला होता है मिलकर जवाब देंगे, क्या नाटो का जवाब है? बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं आपने। देखिए राजीव भाई, देखिए इब्राहिम अकॉर्ड के अलावा ओस्लो अग्रीमेंट, बैलफोर डिक्लेरेशन, 2 स्टेट सोल्यूशन, ये सारे अकॉर्ड, ये सारे अग्रीमेंट्स साइन हुए थे। अब 1917 में भूषण युद्ध हुआ, 1947, 1949 में भी जंग हुआ, 1967 में 6 दिन का भीषण युद्ध चला। और जितनी भी यूएन की जो पॉलिसीज थी वो सारी मोस्ट ऑफ देम तो फेल हो गई, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। सन 2000 में पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने बात करने की कोशिश करी इजराइल से, लेकिन कहीं पे कोई नतीजा निकल नहीं पाया। 100 साल से ऊपर ये जंग हो रही है। अब आपका जो सवाल था, क्या इब्राहिम अकॉर्ड जानबूझ के फेल किया गया, लग तो बिल्कुल वैसे ही रहा है, क्योंकि कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, कभी प्लेस में आया ही नहीं। कहने के लिए तो आप कह रहे हैं हमने ये किया है, वो आया ही नहीं। अब इसका कोई हल तो अब तक निकल नहीं पाया है। ये बात रही इजराइल और फिलिस्तीन की। अब बात करते हैं रूसी प्रेसिडेंट, जो आपका दूसरा सवाल था, रूसी प्रेसिडेंट जो गए नॉर्थ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया एक ब्लैक लिस्टेड राष्ट्र है, वो एक पिंजरे की तरह है, ना तो कोई परिंदा इसके अंदर आ सकता है, ना तो परिंदा बाहर जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। अब नॉर्थ कोरिया में 24 साल के बाद आपने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां पर गए, इससे एक मैसेज भी कन्वे हुआ वेस्टर्न पावर्स को कि प्रेसिडेंट पुतिन केवल आइसोलेटेड ही नहीं है, वो सेलिब्रेटेड भी हैं, वो पेट्रोनाइज भी कर रहे हैं एक दुनिया के किसी एक ग्लोबल हिस्से में, ऐसा एक मैसेज दिया। दूसरी बात,
प्रेसिडेंट पुतिन का एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, इनको वॉर अपराधी घोषित किया गया है। तो वो कहीं पे ग्लोबल मीटिंग में जाते नहीं है कि भाई उनको वो भी खतरा भी है, अगर वो चले गए कहीं पे जैसे कि G7 हुआ तो वहां पर उनको कहीं अरेस्ट ना कर दिया जाए। अच्छा, वो वैसे भी उसके हिस्सा नहीं है, मगर आपको एग्जाम्पल तौर पे कह रहा हूं मैं। तो उसके अलावा जैसे कि एक नेटो का आर्टिकल 5 ये सिमिलर जैसे कि एग्रीमेंट है कि अगर किसी भी जैसे कि 30-32 जो राष्ट्र हैं नेटो में, उसमें फिनलैंड, स्वीडन भी अभी हाल ही में जुड़ गए हैं इनके साथ। तो अगर किसी भी एक नेटो राष्ट्र पे हमला होता है तो सारे नाटो के राष्ट्र मिलकर उस राष्ट्र को मारेंगे। उस तरीके से मिलता जुलता एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ, जहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बात गया कि ठीक है, हम एक और पोल यहाँ पर बनाया गया है, एक और ध्रुव बनाने की कोशिश की गई है, चैलेंज करने की कोशिश। मेरे पास समय कम है, लेकिन विंग कमांडर, मैं एक छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा आप संक्षेप में जवाब दें। आगे चर्चा आपसे जरूर करेंगे और उसमें विस्तार से आप जवाब दीजिएगा। क्या नैरेटिव वेस्ट एशिया में ये सेट तो नहीं किया जा रहा कि ये ज्यूज वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है? राजीव जी, जब ये डिस्कशन शुरू हुए थे 9 महीने पहले, मैंने सबसे ओपनिंग सेंटेंस में यही बोला था, दिस इज अ रिलीजियस वॉर बिटवीन द जूस एंड द इस्लाम, एंड बिकॉज इट कैन नॉट बी बिटवीन जूस एंड इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। वो खत्म हो गई है और ये शुरू हो गया है, और यहाँ सारी की सारी फसाद ही इस कारण है बिटवीन जूस एंड इस्लाम। ये चलती रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। एब्राहम अकॉर्ड्स between Israel and UAE and Israel and बहरीन वगैरह, ये सब एक तरफ रह गए हैं। ये सारे के सारे अकॉर्ड्स कोई काम नहीं। यानी अब इशारा आप लोगों की बातचीत में आगे भी आप लोगों से चर्चा करूंगा, विस्तार से समझूंगा। इशारा ये मिल रहा है कि फिर इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए अब्राहम अकॉर्ड जो कि एक अहम समझौता था इन देशों के बीच में, उसे फेल करने में कई फोर्सेस ने काम किया है, और फिलहाल जो आज तस्वीरें हैं ये उसी की जड़ से उगे हुए नफरत के पेड़ की हैं। बहुत शुक्रिया मेजर शाह आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। विंग कमांडर बख्शी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए।